जैसे एक मूवी का डायरेक्टर उस स्क्रिप्ट के बेस पर, मूवी की स्टोरी के बेस पर एक्टर से एक्टिंग करवाता है कैमरा के सामने वीडियो फॉर्म में उस प्रोजेक्ट को करने के लिए, तो आपको भी अपने माइंड को एक्टर समझकर और खुद को डायरेक्टर समझकर वो चीज़ करवानी है जो आपने गोल्स में लिखी है। आपका माइंड एक्टर है और आप डायरेक्टर हो, और हर मूवी में डायरेक्टर की चलती है, एक्टर की नहीं। इसी तरह आप अपने माइंड की मत चलने दो, आप अपने माइंड को खुद चलाइए, वरना मूवी बिगड़ जाएगी, आपकी लाइफ बिगड़ जाएगी। लेकिन गोल सेट कैसे करने हैं? आप अपने गोल्स को अलग अलग पार्ट्स में बांट कर मेहनत करो। आपका काम मिक्स्ड नहीं होगा। जब भी कोई चीज़ सॉर्टेड कर लेते हैं, फिर उसमें कंफ्यूजन कम हो जाता है। जैसे आपके मोबाइल में गैलरी है, उसमें हजारों फोटोज हैं, तो उसे अगर आप देखोगे तो उसमें अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है। कैमरा की अलग, एल्बम की अलग, व्हाट्सएप फोटोज अलग, डाउनलोड फोटोज अलग। उसे इस तरह से सॉर्ट किए होते हैं, तब ज़्यादा आसानी होती है गैलरी को समझने में, ज़्यादा माइंड क्लियर होता है कोई भी फ़ोटो ओपन करने में। उसी तरह जब आपके लाइफ के गोल्स को सॉर्ट करोगे तो आपका माइंड क्लियर रहेगा कि पहले किस पर काम करना है, और उस वक्त केवल उसी काम पर फोकस हो। जैसे मूवी बनाने के लिए इतनी चीज़ें मिलकर मूवी बनती है, उसी तरह आपके लाइफ के गोल्स भी बहुत सी चीज़ें करने के बाद अचीव होते हैं। तो वह बहुत चीज़ें क्या है, पहले वो पता करो। अगर आपको एक बहुत अच्छे लेवल का वीडियो एडिटर बनना है, तो उस गोल के पहले माइक्रो गोल बनाइए, जैसे वीडियो एडिटर बनने के माइक्रो गोल होंगे। पहले लैपटॉप या कंप्यूटर का होना, फिर बेसिक कंप्यूटर चलाना आना, फिर एडिटिंग सॉफ्टवेयर को कहाँ से सीखना, फिर एडिटिंग सॉफ्टवेयर को सीखने के बाद अपनी इस स्किल को आगे कैसे बढ़ाना, फिर उससे कैसे कमाना। यह तो मैंने सिंपल तरीके से बताया है। ऐसे लाइफ के किसी भी गोल को पहले टुकड़ों में बांटिए, फिर एक एक करके उस पर काम कीजिए। छोटे छोटे गोल्स मिलकर एक वह गोल बनाते हैं जो आपको चाहिए। आप केवल वन वे से अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। आपको 10 रास्तों से निकलकर अपने गोल तक पहुंचना होगा, और यह सब पेपर वर्क करो, और माइक्रो को भी और माइक्रो निस करो। जैसे कोई भी मूवी बनाने का एक माइक्रो गोल है शूट करना, तो शूट करने का भी और माइक्रो गोल है कैमरा सेटअप, लोकेशन, एक्टर्स मेकअप एंड एक्टिंग प्रिपेरेशन इत्यादि। अब एक्टिंग माइक्रो गोल का भी माइक्रो गोल है फेस एक्सप्रेशन, वॉइस, डायलॉग याद करना, बॉडी लैंग्वेज इत्यादि। इसी तरह आप माइक्रो गोल्स की चैन बनाकर पेपर वर्क कर सकते हो। पेपर वर्क करने से आपके माइंड को गजब की डायरेक्शन मिल जाएगी कि शुरुआत कहाँ से करनी है और कहाँ कैसे काम करना है। अब आप भटकते हुए नहीं रहोगे, आपको एक एक चीज पता होगी कि क्या करना है, क्योंकि आप ब्लूप्रिंट बनाकर चल रहे हो। और ऐसे में भूल चूक भी नहीं होती, और ऐसे में एक वक्त में सिर्फ एक चीज ही चल रही होती है, क्योंकि पता है सब पेपर वर्क किया हुआ है, तो भूलने का सवाल ही नहीं है, कहीं नहीं जाएगा। अभी केवल एक काम पर ही फोकस करो। समझ आ रहा है ना मैं क्या क्या बता रहा हूँ? पेपर वर्क से आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा कि हाँ, मैंने सब कुछ लिख कर रखा है, मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि कब क्या करना है, और मेरा कोई भी काम चुकने वाला नहीं है। सब कुछ लिख दिया है, मुझे बस
अभी इस मोमेंट पर इसी काम पर फोकस करना है। और अब बात आती है शुरू करने की, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, माइंड मैपिंग। अब मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जो खजाने की चाबी है। आपके दिमाग के अंदर बहुत सारा खजाना ऑलरेडी है, पर आपके पास उसकी चाबी नहीं है, और वो चाबी है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग से आप वो निकाल सकते हो जो आप सोचकर या लिखकर भी नहीं निकाल सकते हो। माइंड मैपिंग को इस दुनिया में पॉपुलर किया है टोनी बुचान ने। इन्होंने इसे ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इस तरह से रखा कि आप इसे सीख सको। ये टेक्निक लियोनार्डो दी विंसी यूज करते थे, पर विंसी से बुचान ने इंस्पायर होकर इसे दुनिया में पॉपुलराइज किया। मेरे ओपिनियन में एक इंसान के पास माइंड मैपिंग से अच्छी कोई स्किल हो ही नहीं सकती। जिस इंसान को इस दुनिया में माइंड मैपिंग नहीं पता, वो इतना बड़ा अनजान है अपने ही अंदर पड़े खजाने से। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेटिंग गोल्स ओनली। सिर्फ लक्ष्य कैसे बनाए उसकी ही बात नहीं कर रहा हूँ। आप अपनी जिंदगी की वो पहेली बुझा सकते हो माइंड मैपिंग से, जो आप पूरी जिंदगी सोच कर भी नहीं बुझा सकते। आप कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी तक पहुंच सकते हो। माइंड मैपिंग से आपको पेपर पर कलरफुल पेन से अपने विचारों को ड्रा करते हुए लिखना होता है, और आपको कनेक्शंस पता करने होते हैं। इस टेक्निक से आप खुद को जानोगे, आपका लक्ष्य और क्लियर होगा। आपका सपना, इच्छाएं, डर, रुकावटें, सब कुछ आपको पता तो लगेगी ही। साथ ही साथ आपको ये भी क्लियर तरीके से नजर आएगा कि किसी चीज का दूसरी चीज से क्या कनेक्शन है। इसके अलावा भी और बहुत कुछ आपको नई चीज भी मिलेगी। यानी आपके ख्यालों से ही एक नई बात जो आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी होगी, जो बात आपकी सोच को उजाला देने के लिए काफी है, जो बात शायद आपके लक्ष्य तक पहुंचने की चाबी है। इस टेक्निक को अच्छे से एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको लियोनार्डो दा विंसी के बारे में माइंड मैपिंग को लेकर कुछ बताना चाहूँगा। लियोनार्डो दा विंसी को और उनकी पेंटिंग को ठीक से पूरी तरह समझना काफ़ी मुश्किल है। आज भी उनके काम और उनकी पेंटिंग में छिपे राज धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं, और अब तक भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितनी चीज़ें ऐसी है जो सामने आनी बाकी है, जो विंसी साहब ने हिडन ही छोड़ दी है। माइंड मैपिंग को समझने से पहले विंसी को हल्का सा समझते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ही शानदार तरीके से माइंड मैपिंग यूज की है। लेकिन विंसी के बारे में समझने से पहले थोड़ा और गहरा जाकर हम समझते हैं ब्रेन के बारे में। क्या आपने पहले कभी सुना है कि हमारा दिमाग दो तरह से काम करता है? आपकी सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, यानी आपके स्कल यानी खोपड़ी के दो पार्ट्स हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो आप लेफ्ट ब्रेन वाले इंसान हो या राइट ब्रेन वाले? यानी कि आप राइट ब्रेन का इस्तेमाल करने वाले आर्टिस्ट हो या लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल करने वाले लॉजिकल इंसान हो? आपने तो ये सुना ही होगा कि या तो इंसान एक आर्टिस्ट होता है या फिर एक अच्छा लॉजिकल पर्सन जो मैनेजमेंट और बिजनेस में अच्छा करता है, या तो वो मूड एंड फीलिंग से वर्क करता है, या फिर मैथ्स एंड साइंस से। लेफ्ट ब्रेन वाला इंसान और राइट ब्रेन वाला इंसान, ये टर्म दुनिया को देने वाले रोजर स्पेरी को अपनी रिसर्च पर नोबेल प्राइज मिला है,
जिसमें इन्होंने बताया है कि कई बार ऐसा होता है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स का लेफ्ट भाग प्रोसेस करता है लॉजिकल और एनालिटिकल चीज़ों को, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स का राइट भाग प्रोसेस करता है इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, विजुअल्स को पिक्चर्स में सोचने के लिए। जो इंसान लॉजिकल तरीके से चलने वाला होता है, यानी जो लेफ्ट ब्रेन वाले होती हैं, जो एनालिटिकल और डेटा समझता है, जो मैथ्स समझता है, उसे स्कूल और कॉलेज में बहुत इज्जत मिलती है, और जो राइट ब्रेन से सोचने वाले होते हैं उसे मूर्ख समझा जाता है, पर वो इमेजिनेशन और बाकी चीज़ों में अच्छा होता है। आपने तारे जमीन पर मूवी देखी होगी, और उसमें जो बच्चा ईशान अवस्थी होता है वो स्कूल में नंबर और साइंस की बातें नहीं समझ पाता है, जबकि उसकी इमेजिनेशन और पेंटिंग बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होती है। तो रोजर स्पेरी के अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हो कि ये बच्चा राइट ब्रेन से सोचने वाला था। आपने देखा होगा कि कामयाब लोग जो होते हैं वो मैथ्स और बाकी चीज़ों में बिल्कुल अच्छे नहीं होते, पर उनकी इमेजिनेशन बहुत ही अलग होती है। जैसे कि वॉल्ट डिज्नी, जिन्होंने 16 की उम्र में स्कूल छोड़ दी थी क्योंकि वहाँ उनके माइनर समझा गया था, लेकिन उन्होंने अपनी इमेजिनेशन से हम सबका बचपन अच्छा बनाया, मिकी माउस बनाकर। तो या तो इंसान एनालिटिकली बहुत अच्छा होता है, यानी वो साइंस और मैथ्स में अच्छा होता है, या फिर आर्ट में। ज़्यादातर केसेस में हम यही देखते हैं, कुछ लोगों को छोड़कर। लेकिन जब बात आती है लियोनार्डो दा विंसी की, तो इनके बारे में ठीक तरीके से बता पाना काफ़ी मुश्किल है कि ये साइंटिस्ट हैं या आर्टिस्ट, क्योंकि ये लेफ्ट ब्रेन या फिर राइट ब्रेन नहीं थे, ये फुल ब्रेन से सोचने वाले थे। इनकी पेंटिंग होती है आर्टिस्टिक, पर जब राज खोलते हैं तब लगती है साइंस। एग्जाम्पल, इन्होंने एयरप्लेन का स्केच तब बनाया जब राइट ब्रदर्स के एयरप्लेन बनाने में 400 साल बाकी थी। खोज होने से 400 साल पहले इन्होंने अपनी न केवल इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया, बल्कि साइंस, वैलेंस, ग्रेविटी और मैथ्स का भी इस्तेमाल किया। ऐसे ही कई एग्जाम्पल्स हैं, ऐसी काफ़ी पेंटिंग हैं जो ये बताती है कि वो केवल आर्टिस्ट नहीं थे, वो साइंटिस्ट भी थे। जैसे उन्होंने ह्यूमन बॉडी के परफेक्ट स्केचेस बनाए, उस वक्त एक्सरे नहीं था। इन्होंने वेपन्स के डिजाइन मॉडल्स बनाए। ऐसे कई आइडिया दिए जो आर्टिस्ट के साथ साइंस को भी फॉलो करते। विंसी अपने दोनों दिमाग का इस्तेमाल करते थे। अगर आप इस दुनिया में देखोगे तो आपको लगेगा कि ये दुनिया मैथ्स और इमोशन से चलती है, या कोई इंसान मैथ्स से ज़्यादा और इमोशन से कम, या फिर कोई इमोशन से ज़्यादा और मैथ्स से कम चलता है। इंसान की जिंदगी अधूरी है इन दोनों के बिना। सिर्फ साइंस से काम नहीं चलता और सिर्फ इमोशन से काम नहीं चल सकता, इन दोनों का बैलेंस चाहिए। इसीलिए इस दुनिया में दोनों तरह के लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ध्यान लगाते जाना, यहाँ एक एक चीज ऐसी निकल कर आएगी जो आपकी जिंदगी के गोल सेटिंग में काफ़ी काम आएगी। हम धीरे धीरे माइंड मैपिंग टेक्निक पर आने वाले हैं। विंसी के अकॉर्डिंग आर्ट और साइंस दोनों अलग नहीं हैं, इन दोनों का कनेक्शंस होता है। अब तक हमने देखा कि ये दोनों अलग चीजें हैं जो हम दुनिया में भी देखते आए हैं। ये कहते हैं स्टडी द साइंस ऑफ आर्ट एंड द आर्ट ऑफ साइंस, यानी कि आप कला की साइंस समझने की कोशिश करो और साइंस की कला समझने की कोशिश करो। इनके अकॉर्डिंग हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो हम माइंड मैपिंग से जान सकते हैं।
माइंड मैपिंग में आपको रिलेटेड चीज़ों को एरो बनाकर बताना होता है कि ये चीज़ें मिल रही हैं, चाहे वो साइंस का आर्ट से मिलना हो। आपके लाइफ के गोल्स काफ़ी आसान हो सकते हैं इस तरह से। ये एक चाबी है जिससे आपको वो कनेक्शन दिखेंगे जो आप सोच कर नहीं देख सकते। जब आप गोल सेटिंग करते हो, मेरा मतलब है कि जब आप पेपर पर लिखते हो तब कई गलतियां भी होती है। आप गलतियों को काटते हो, आपका पेपर खराब होता है, आप फिर से नए पेपर स्पेस पर लिखते हो, फिर से आपका दिमाग कुछ और सोचता है कि नहीं ये पहले नहीं, ये वाला पहले आएगा। नंबर वन गोल मेरा ये है, फिर ये है और फिर ये। या फिर आप 30 मिनट्स बाद कुछ और सोचने लग जाओगे। इससे ना आपको मजा आएगा और पेपर भी इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। और दूसरी तरफ माइंड मैपिंग आर्टिस्टिक तरीका